नमस्कार। शोमरतुली एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने आया हूं दो मुख्यमंत्रियों के बारे में जो अलग पार्टियों से हैं और विपक्ष के खेमे के मजबूत स्तंभ है, लेकिन दोनों के अंदर कई समानताएं हैं। और जो मुख्य समानता ये है कि दोनों भ्रष्टाचार के घेरे में आए हुए हैं। इसके अलावा विडंबना यह है कि दोनों की छवि पहले एक ईमानदार नेता के रूप में होती थी और एक पार्टी का तो उद्भव ही जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में जिक्र कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और विशेषकर जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी सनातनी लोग हैं, जो इस देश को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, जो एक देश में इस सरकार के खिलाफ, सनातन के खिलाफ लगातार एक अभियान चल रहा है, उसकी काट करने के लिए, सत्य को सामने लाने के लिए, तो कुछ भी अगर सब्सक्राइबर बढ़े तो हम एक अपना योगदान दे सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं जिन दो मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर रहा था, आप समझ गए होंगे, वह है एक तो अरविंद केजरीवाल और दूसरा ममता बनर्जी। दोनों ही विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के प्रमुख स्तंभ हैं और दोनों एक दूसरे के प्रशंसक भी है और दोनों की बहुत समानताएं हैं। तो पहली समानता तो यही है कि दोनों भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के गले गले तक डूबे हुए हैं और दोनों जो है धृष्ट भी हैं। अगर भ्रष्ट हुए तो धृष्ट भी है। वे अपने भ्रष्टाचार को जनता के सामने सही साबित करते हैं। पब्लिकली जो है पब्लिक को भरमाते हैं कि हम लोग बिल्कुल सही है, लेकिन जो अदालतें इनको देख रही है, जो जनता इनको देख रही है, जो इनका वास्तविक रूप है, वो सबके सामने है। तो मैं बात कर रहा हूं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। एक इसकी दोनों की सबसे बड़ी विशेषता समानता क्या है कि दोनों अपने राज्य में बहुत प्रचंड रूप से लोकप्रिय है। उसके पीछे क्या कारण होंगे वो एक एनालिसिस करने का विषय है और उसमें बड़ा लंबा चौड़ा एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि लगातार वो जीतते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 कार्यकाल से ही, 1-2 कार्यकाल से उनकी ये छवि सामने आई, लेकिन उसके बावजूद जनता में वे लोकप्रिय है। तो मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा कि ईडी की टीम एक उनके नेता के यहां छापा मारने गई, तो हजारों लोगों ने, उनके समर्थकों ने ईडी पर पथराव कर दिया। मेरा ख्याल है जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र पर प्रहार कुछ नहीं हो सकता है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। और बेशर्मी की हालत यह है कि उनके नेता पार्टी के और सरकार के इसके लिए भी बीजेपी को दोष दे रहे हैं कि वो छापा मारने क्यों गए। ये एक भड़काने वाली कार्रवाई है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि हमें जनमत जो मिला है, हमें जो जन समर्थन मिला है, वो भ्रष्टाचार करने के लिए मिला है। शाहजहां शेख करके जो है इनका नेता, इसमें जो राशन घोटाला मामला था उसमें वो है, उसके खिलाफ जांच में ईडी को सबूत मिले, लिंक मिले, तो उसके यहाँ छापा मारने गए। तो वो उसने ईडी के अपने लोगों को बुला करके, और आप जान सकते हैं ये लोग कौन हो सकते हैं। ये जो मॉब में जो आते हैं, एक भीड़ जो आती है, वो लोग कौन हो सकते हैं। निश्चित रूप से अपराधी हैं। और कैसे अपराधी हैं वो? ये लोग घुसपैठिया हो सकते हैं, क्योंकि आज वेस्ट बंगाल घुसपैठियों का शरण स्थली हो रखा है। बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, इसकी सीमा और बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है।
तो घुसपैठ बड़ी आसान सी बात है, तस्करी बड़ी आसान सी बात है। हालांकि बीएसएफ के पास कुछ एरिया है, लेकिन लोकल प्रशासन भी इनके साथ है इस सब कृत्य करने में। तो आप ये देखिएगा कि अब मैं इस चीज का लिंक थोड़ा और आगे बताता हूं। आपने कभी देखा है कि बीजेपी के समर्थक इस ढंग से प्रतिरोध करते हो जैसे ये लोग कर रहे हैं कि मॉब में आकर के सरकारी संपत्ति को जलाना, ये करना, वो करना, केंद्रीय संस्थाओं के लोगों को मारना। तो जब ये विपक्ष जब ये बात करता है, ईवीएम की जगह जब बैलेट पेपर की बात करता है, तो उसके पीछे यही एक कारण है, उनके पास मॉब है, ऐसा मॉब है जो कि लूटपाट मचा सकता है। और आप ये सारी जनता ये जानती है इस बात को। आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा किस तरह से 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ममता के लोगों ने क्या क्या किया। आग लगाई, पूरा महिलाओं के साथ अनाचार किया, लोगों को मारा। मतलब जो डायरेक्ट एक्शन डे के कभी जिक्र करते थे आजादी से 1 साल पहले का, वही उसका रिपीट जो है टीएमसी ने किया बंगाल में 2021 चुनाव में। और फिर यही पंचायत चुनाव में होता है, वहां बैलेट पेपर है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बूथ लूटा जाता है। और जो पुराने लोग होंगे वो इस बात को जानते हैं कि पहले पूरे देश में जब बैलेट पेपर हुआ करता तो यही सब होता था। जो गरीब आदमी होता था, जो कमजोर आदमी होता था, जिसकी कोई हस्ती नहीं होती थी, उसके मत जो है इस तरह लूटे जाते हैं, पूरे के पूरे बूथ लूटे जाते थे, मत पत्रों पर सीधे एक पर ठप्पा लगता था। क्योंकि आज जो है, जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, वो जानता है कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है मोदी सरकार के खिलाफ कहने का कि जनता हमें वोट दे। उस रास्ते को चुनना चाहता है। बैलेट पेपर के नाम पर जो है ईवीएम का विरोध कर मैं बैलेट पेपर को इसलिए चुनना चाहता हूँ ताकि ऐसा नहीं तो ऐसे रिगिंग करके, हिस्सा करके हम सत्ता पर कब्जा करें। तो मैं फिर ये फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये दोनों नेता बॉर्डर स्टेट में, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, हालांकि केजरीवाल बॉर्डर स्टेट में नहीं है, लेकिन जो पंजाब है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, वहां उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है। और वहां पर उनका एक जो मुख्यमंत्री है वो एक पपेट है। सब हर कोई जानता है कि जब भी केजरीवाल को कहीं जाना होता तो पंजाब का सरकारी जो जहाज है उसको लेकर के, भगवंत मान को लेकर के कहीं भी जाता है। ये जो है इन दोनों पार्टी में एक और भी समानता है कि ये अपने जो योजनाएं होती हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जो आम लोगों के लिए होती हैं, गरीब लोगों के लिए होती हैं, उसको जो है वो आम लोगों को नहीं देते हैं। उसका फायदा अपने कैडर को देते हैं। जैसे केंद्र की कई वो है योजनाएं चलती हैं, घर की योजनाएं चलती हैं, मुफ्त घर देने का, नल, बिजली, ये पीडीएफ में जो है 5 किलो राशन देने का, इस ढंग से कई योजनाएं हैं। तो जो ममता बनर्जी बार बार केंद्र में जाते कि हमारा पैसा रुका हुआ है वो आप दीजिएगा, लेकिन ये ऑडिट नहीं होने देते क्योंकि वो सुपात्रों को नहीं देते हैं। वे केवल अपने कैडर को जो है इन योजनाओं का फायदा देते हैं। वो टीएमसी के कैडर को देते हैं। मनरेगा वाला हो या प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम हो, जिसमें कुछ सब्सिडी में लाखों करोड़ घर बन चुके हैं, जिन्होंने दिया वो सबको समान रूप से देते हैं। तो इनका पैसा इसलिए अटका हुआ पड़ा है कि आप ऑडिट कराइए। अब ऑडिट कहां से कराए? सारा तो उन्होंने जो उसके पात्रताएं हैं उससे बाहर जाकर के दिया है। ऐसे आपने कभी केजरीवाल के यहां देखा होगा कि कई बीच में उन्होंने कई लोगों को जॉब दिए थे, टेम्पररी जॉब दिए थे। किसी को गार्ड बना रखा, किसी को कुछ बना रखा, किसी को सलाहकार के रूप में 2 लाख रुपए दे रखे हैं। तो ये भी क्या है, एक सरकारी पैसे पर अपने लोगों को अप्लाइज करने का। तो मतलब जो
किसी को भी और को मिलना है वो सब चूक जाते हैं। सिर्फ उनके अपने अपने लोगों को ही ये सब मिलता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि ये लोग उसकी फौज के सैनिक जैसे बन जाते हैं। तो ये इन्होंने वही सिस्टम किया है कि अपने लोगों की एक फौज बना लो, पैसा सरकार का लगा लो, पात्रता अपात्रता कुछ नहीं। तो दिल्ली में यही चल रहा है, सब चीजों पे जांच बैठी हुई है। तो जो ये अभी जो कांड हुआ जिसमें शाहजहां शेख करके इनका नेता है, तो उसने क्या किया कि जो सरकार से पैसा गरीबों को ले आता पीडीएस स्कीम में, वो उसका क्या है, 1/3 जो अनाज है वो ब्लैक मार्केट में बेच दिया या ओपन मार्केट में बेच दिया और लोगों को नहीं दिया। तो जब इसकी जांच हुई थी, ये चीज सामने आई, तो इनका मंत्री जो है ज्योतिप्रिय मलिक, ये इसकी जांच में आए, वो जेल में है। तो ये जो शाहजहां शेख है जिसने ये हमला करवाया, या उसके बाद जो अभी शंकर आद्य, ये सब इनके कार्यकर्ता है, ये सब नेता जो है इस मनी को ऐसा ठिकाने लगाते हैं। और इससे पहले तो ममता बनर्जी के कई नेता जेल जा चुके हैं। शारदा केस में, चिटफंड में, नारदा के चिटफंड में, टीचर्स भर्ती कांड में, किस तरह अपने कैडर को वो देते हैं, उनको खुश करने के लिए आम लोगों का हक मारते हैं। और सिर्फ टीचर्स भर्ती कांड नहीं, जो टीचिंग स्टाफ, अदर देन टीचिंग स्टाफ, उसमें भी जो कर्मचारी होते हैं उनमें भी इन्होंने घोटाले किए हैं। आज इनके कई मंत्री जेल में हैं। पार्थ चटर्जी आप जानते होंगे, और उसके महिला मित्र को आप जानते होंगे। और मतलब ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते सिर्फ ये आरोप है या वेंडेटा है बीजेपी का। सबने देखे हैं किस तरह से कैश निकलता है इनके यहां से, करोड़ों की कैश, मशीनें लगाई जाती हैं, मशीनें भी थक जाती हैं, इतना कैश ये लोग रखते हैं। ये कोई ऊपर से नहीं आया है, ये सब ऐसे ही जो पैसा जनता के पास जाना, वो जो है लूटा गया है। और आप एक चीज और मैं आपको कहता हूं, ये सिर्फ मामला ये नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। जो ये सब्सिडी होती है, किसी भी आदमी को, किसी परिवार को सब्सिडी मिलती है, वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा आम जनता से आता है। आपको लगता है कोई बात नहीं, हमारा नहीं है, नहीं, हमारा ही पैसा है। आप चाहे वैट दें, आप चाहे इनकम टैक्स दें, आप चाहे जीएसटी दें, तो जो आपकी जेब से जाता है वो बजाय कल्याणकारी कार्यों में खर्च होने के इनकी जेब में चले जाता है, इन जैसे भ्रष्टों की जेब में चले जाता है। अब देखिए, ये लालू यादव को जेल हुई पशु चारा में, और इनके मंत्री जेल में जा रहे हैं आदमियों का भोजन में। दोनों में भोजन कॉमन है, वो पशुओं का भोजन है या आदमियों का भोजन है। घोटाले दोनों करते हैं, लेकिन लालू यादव जेल की सजा काटने के बावजूद आज प्रतिष्ठित है इस इंडिया अलायंस में। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग ये जो इंडिया अलायंस है, इनकी मानसिकता क्या है, और इनको आपस में चिपकाने वाला ग्लू, वो गोंद क्या है? वो सिर्फ भ्रष्टाचार का गोंद है। कौन है ऐसा इसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो? हेमंत सोरेन को 7 वो मिले हैं समन ईडी से, लेकिन वो जा नहीं रहे। हेमंत सोरेन खुद मंत्री रहते हुए उसने अपनी कंपनी को ही खनन लीज दे दी। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। आज नेताओं की पहचान भ्रष्टाचार से ही होती है, इसलिए ये लोग बेफिक्र हैं। तो ये अवेयरनेस जब तक जनता के बीच नहीं आएगी, तब तक भ्रष्टाचार का खत्म होना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही इनके पार्थ चटर्जी हो गए, अभिषेक बनर्जी जो भतीजा है, वो खनन मामले में आरोपी है, वो उसको भी कई समन मिले। तो वो कहते हैं नहीं, हम दिल्ली में नहीं जाएंगे वो बयान देने के लिए या जांच के लिए, आप कलकत्ता आइए ईडी। और आप जानते हैं कि अगर कलकत्ता आप आओगे तो इन्होंने वहां पर यही करना है जो अभी ईडी की टीम के साथ शाहजहां शेख के समर्थकों ने किया।
और ये वो पार्टी है। जब इनका कोई केस शुरू हुआ था चिटफंड वाला, तो एक पुलिस अधिकारी इसकी जांच में आया, उसे जांच करने के लिए, मतलब पुलिस अधिकारी शक के घेरे में आया, आईपीएस था, डीजीपी रहा होगा, तो उसकी जांच करने के लिए जब सीबीआई आई, तो ममता बनर्जी एज ए मुख्यमंत्री धरना देने बैठ गई कि आप जांच मत करो। तो आप ये सोचिए किस कदर इन लोगों का भ्रष्टाचार में, किस कदर गले गले तक ये लोग डूबे हुए हैं। लोकतंत्र के लिए खतरा यहां पर है। लोकतंत्र के लिए खतरा ये नहीं कि ईडी आपको रेड कर रही है, सीबीआई रेड कर रही है, या इनकम टैक्स आपको नोटिस दे रहा है। अगर आप सच्चे होंगे तो आप छूट जाएंगे, नहीं होंगे तो आप जेल में रहेंगे। जो केजरीवाल के सारे प्यादे जो है जेल में हैं, इंक्लूडिंग सत्येंद्र जैन को लेकर के, वो भले ही बाहर है, बेल पर है, लेकिन है वो जेल पर ही है। सत्येंद्र जैन को जो है, वो कहते थे कि मैंने उसकी कागजात देख लिए, मैं तो IRS हूं, मैं पहचानता हूं, लेकिन आज तक सत्येंद्र जैन को कोई बेल नहीं मिली। इस आधार पर, मतलब एक्यूट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बेल तक नहीं मिल रही इस आधार पर कि नहीं, इनके खिलाफ जो है सबूत नहीं है। ये मनीष सिसोदिया को 1 साल होने को है बाहर, ये भले कितना वो करें, क्योंकि मीडिया पर जो करोड़ों रुपए ये खर्च करते हैं, तो मीडिया कभी इनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछती है। ये कहते हैं मनीष निर्दोष है और उसके खिलाफ राजनीतिक कार्यवाही की जा रही है, और आम आदमी पार्टी क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए एक खतरा है आने वाले चुनाव में। लेकिन वो मीडिया ये नहीं पूछेगी कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो क्यों नहीं कोर्ट इनको बेल देती है। जो मामला था, इसका मामला शराब घोटाले का, तो उसमें तो इवन कोर्ट ने खुद कहा कि भाई ये पैसा जो आया है 338 करोड़ का, तो ये किसी इंडिविजुअल के पास तो गया नहीं। कहां गया? उनका पार्टी। तो उन्होंने कहा भाई आप पार्टी को, ये पैसा किसी इंडिविजुअल को नहीं गया, किसी पार्टी को गया है, तो आप पार्टी क्यों नहीं बना रहे केस में? तो पार्टी तब बनाएंगे जब, अब पार्टी का मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब जब केजरीवाल को समन दिए जाते हैं तो केजरीवाल नहीं आते हैं, क्योंकि पैसा आया, ये एस्टेब्लिश्ड है, डॉक्यूमेंट्स इसके, सबूत है। कोर्ट कोई वो नहीं है, बेवकूफ नहीं है। उन्होंने जब देखे कि ये पैसा यहां से आया, और कई सरकारी गवाह बने हुए हैं, तो केजरीवाल को जब जांच के लिए बुलाया जा रहा है कि भाई आप बताओ कि पैसा, जो भी ईडी पूछेगी, अगर आप निर्दोष हैं, आपने कोई गलती नहीं करी, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो जाके बता दो ईडी को। केजरीवाल अगर आज इंडिया अलायंस में है तो सिर्फ इस वजह से है। धन्यवाद। आपसे मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।